हाँ, तो अभी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का थर्ड चैप्टर भी। थर्ड नहीं, सेकंड। थर्ड चैप्टर मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, तो जिसने भी नहीं किया वो एक बार जाके देख ले। में इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, बात करते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? प्रकाश की। तो भी प्रकाश कहाँ से आता है? आप बोलोगे सर सूर्य से आता है। तो याद रखना भी, प्रकृति पर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स होता है, वो कौन होता है? सूर्य होता है। लगभग 1 सेकंड में 4 × 10⁻26 जूल हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। अगर आपसे बोलते सूर्य भी, सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड और 6 पल। ठीक है, ये भी कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये किरणें कैसी आती? लंबवत आती है, परपेंडिकुलर आती है। इतना बस आपको याद है। अब प्रकाश के संबंध कुछ घटनाएं होती, जैसे कि मैं फर्स्ट बात करूं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, इसको ऐसे याद रखना शॉर्टकट में। अपवर्तन में क्या आ रहा है? ए मतलब आर पार। क्या हो जाए? आर पार। जब प्रकाश की किरण आए, किसी सतह से टकराए और आर पार हो जाए, तो क्या बन जाता है? वो अपवर्तन। क्या बन जाएगा? अपवर्तन। जैसे कि मैं बोलूँ भी, ये मैंने कोई पारदर्शी सतह बनाई, ये क्या है? अभिलंब। अभी अभी खींचा है तो क्या बन गया? अभिलंब। यहाँ से कोई किरण आई, उसे बोलते हैं आपतित किरण। ये एंगल जो बनता है उसे आई बोलते हैं। अब देखो, अपवर्तन के बाद ये सीधा भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। ठीक है, इसे बोलते हैं डिस्टर्ब होना, विचलित होना। तो भी देखो डेफिनेशन क्या बनेगी? जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी सतह से टकराती है, तो वह मूल बिंदु से, इस वाले बिंदु से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस घटना को ही हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। समझ में आ गया ना? अभी जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी सतह से टकराए और पार हो जाए, भी आर पार हो जाए, तो क्या बन जाएगा? अपवर्तन। इतना दिमाग में सेट रखना है। जब भी क्वेश्चन आएगा, आपको ये वाला डायग्राम बना के आना है, 3 नंबर में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं। अभी थोड़ा सा पीडीएफ में थोड़ा नीचे कर रखे इन्होंने, तो 1 सेकंड रुक जाना बस। हाँ, तो देखो, अब अपवर्तन के कुछ नियम होते हैं, ये जरूर इम्पोर्टेंट है। तो देखो, अपवर्तन क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए। जैसे कि मैं बोलूँ भी, ऐसे आया था नहीं आया, तो देखो ये तो अभिलंब हो गया आपका, ये अभिलंब हो गया। आने वाली किरण और जाने वाली किरण एक ही बिंदु पे है या नहीं, इस पॉइंट पे है या नहीं, तो ये अपवर्तन का नियम होता है। सेकंड, अगर बात करें आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण मतलब आने वाले कोण आई, और ये कौन सा होता है? आर। तो साइन आई अपॉन में साइन आर का मान जो रहता है कांस्टेंट रहता है, इसे लिखा जाता है म्यू से। इसे बोलते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम। हीरे के लिए इसका मान होता है 2.51, कांच के लिए कितना होता है? 1.51, पानी के लिए 1.33 और एयर के लिए हमेशा कितना रहेगा? 1 रहेगा। अब इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है। आसमान में तारों का टिमटिमाना, पानी में पड़े हुए सिक्कों का उभरा हुआ दिखाई देना। भाई देखो, आसमान में जो तारे टिमटिमाते हैं, वो किसकी वजह से टिमटिमाते हैं? तो वो टिमटिमाते हैं अपवर्तन की घटना के कारण। कई बार आपने देखा होगा, जैसे बाल्टी वगैरह में आप किसी लकड़ी वगैरह को डाल दो भी, तो मुड़ी हुई दिखाई देगी। तो ये वाली घटना भी कौन सी होती है? अपवर्तन किरण। सूर्योदय में सूर्यास्त, देखो आपने देखा होगा, सुबह सुबह देखो सूर्य उदय भी नहीं होता, फिर भी ऐसा लग रहा है सूर्य दिखाई देता है। सेम ऐसा ही किसमें होता है? सूर्यास्त के समय। तो ये आपके भाई एग्जाम्पल हो गए अपवर्तन। देखो, अपवर्तन क्वेश्चन जब भी आएगा, डेफिनेशन लिख के आओगे, डायग्राम, इसके नियम और एग्जाम्पल, बस। बात करें परावर्तन, मैंने बताया अभी अपवर्तन में तो क्या हो जाती? आर पार। परावर्तन में किरण आएगी और कहाँ भग जाएगी? परे भग जाएगी। तो परावर्तन से क्या हो जाएगा? परे भग जाना। परावर्तन से क्या बन जाएगा? परे भग जाना। बस इतना याद रखना। देखो, माध्यम की किरण क्या हो, देखो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है, वह जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। मैंने बोला इधर से आएगी और परे भग जाएगी उसी माध्यम में। अब ये इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, तो कौन सा बन जाएगा आपके पास? परावर्तन। परावर्तन में क्या होगा? परे भग जाएगी, अपारदर्शी सतह से टकराएगी। अब देखो भी, वही नियम बन जाएंगे। आपतित किरण,
परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पे है या नहीं है। देखो इसी बिंदु पे आ रहे हैं हम। साइन आई और साइन आर का मान क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। बस ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इसके नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर रहेंगे। आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान क्या रहता है, बराबर रहता है। इतना आपको याद रखें। इसके बाद देखो भी इसके एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल देखो आप खुद बताना मेरे को। जो अपने लेंस होते हैं भी, वो अपवर्तन या परावर्तन, थोड़ा सोचो भी। लेंस जो रहेंगे अपवर्तन या परावर्तन, तो आप बोलोगे सर लेंस में हम आर पार देख लेते हैं, तो आर पार मतलब क्या हो जाएगा, परावर्तन। बात करें मिरर, जिसमें आप सुबह उठ के शक्ल देखते हो ना अपनी भी, अपना फेस देखते हो, ठीक है, तो वो कौन सा रहता है, तो वो रहता है दर्पण। वो किसकी घटना पे कार्य करता है, अब उसमें देखना भी, उसमें क्या होता है, किरणें आती है टकरा के हमें वापस दिखाई देती है, तो क्या बन जाता है, उसे बोलते हैं परावर्तन। उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन। मतलब दर्पण किस घटना पे, देखो ऐसे बात याद रख सकते हो, दर्पण परावर्तन, परे भग जावे, ठीक है। अपनी शक्ल को देख के तुम परे भग जाओ, है ना, रियल आईना दिखाता है वो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं भी, तुम सारे अच्छे हो, ठीक है। तो परावर्तन मतलब क्या होगा, दर्पण की घटना पे कार्य करेगा। और जो लेंस रहेंगे वो किसकी घटना पे कार्य करेंगे, अपवर्तन। तो देखो अभी तक हमने पढ़ा अपवर्तन और परावर्तन। तो अपवर्तन का मतलब क्या होता है, अपवर्तन मतलब क्या हो, आर पार हो जाए भी, ठीक है। बस ये लिख के आना है, ठीक है। आप क्या हो जाए, प्रकाश की किरण आए और क्या हो जाए, आर पार। इसके नियम याद रखने हैं, कौन कौन से, तीनों एक ही पॉइंट पर रहेंगे। साइन आई और साइन आर का मान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जिसे म्यू बोला। इस तेल का नियम, एग्जाम्पल क्या है, तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का दिखाई देना, और पानी में पड़े हुए सिक्कों का उभरा हुआ दिखाई देना। ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। उसके बाद आता है परावर्तन। परावर्तन मतलब परे भग जाए, जहाँ से आया है वहीं भग जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, परावर्तन। अब परावर्तन हो गया, परावर्तन के नियम भाई, तीनों एक ही पॉइंट पर रहेंगे, और साइन वो जो आने वाला कोण और जाने वाला कोण, आप मतलब आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल, दर्पण। दर्पण में बनने वाले जो इमेज होती है वो कौन सा बनेगा अपने पास, जैसे आपने सुना होगा भाई, गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण होते हैं, सारी बातें वो वाली, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा आपके पास, दर्पण, ठीक है। अब बात करते हैं लेंस। तो लेंस क्या होता है अभी, लेंस अपवर्तन की घटना पे कार्य करते हैं। बोला आर पार देख सकते हैं, जैसे हम लेंस लगाते हैं ना भाई आंखों में देखने के लिए, ठीक है। लेंस को दो गोलीय सतह से मिलकर बना होता है। तो याद रखना, लेंस जो होता है दो गोलीय सतह से मिलकर बना होता है। तो लेंस होता है, एक तो होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है। बस इतना याद रखना है, ठीक है। देखो थोड़ा सा याद क्या रखना है, जो लेंस होता है अभी, उत्तल लेंस कुछ ऐसा होता है, ये वाला कुछ ऐसा होता है, ठीक है। याद रखना है, इसमें जो देखो ये बीच में से मोटा होता है, जबकि ये बीच में से कैसा होता है, पतला होता है। इस साइड में से मोटा होता है, देखो साइड में से पतला होता है, ये साइड में से मोटा होता है। बस इतना याद रखना आप, ठीक है। यह जो उत्तल लेंस है, ये क्या करता है, सभी किरणों को एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है। मतलब अभी अभी इकट्ठा कर रहे हैं ना, अब तो इसलिए नाम पड़ गया इसका अभिसारी। अभिसारी मतलब सारी किरणों क्या कर रहा है, अभी अभी क्या कर रहा है, इकट्ठा, इसलिए नाम क्या पड़ गया, अभिसारी। ये देखो ये क्या करता है, अभी इसे फैलाता है। तो अब मतलब पे आगे ना, पैसे क्या करेगा, परे भगाएगा। क्या करेगा, परे भगाएगा। अप मतलब परे भगाएगा, किसको, सारी किरणों को, इसलिए क्या बन जाएगा, अपसारी। तो ये तो कौन सा हो जाएगा, अभी अभी इकट्ठा करेगा, अभिसारी। ये परे भगाएगा, अपसारी। तो लेंस के फॉर्मूले याद रखने हैं आपको यहाँ से। देखो मैं एक ही लेंस की बात कर रहा हूँ, जैसे आपका ये उत्तल लेंस है, ये रहा भाई, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, देखो एक किरण तो यहाँ से आएगी, सीधी चली जाएगी, ये आपका है मुख्य अक्ष। एक सेकंड, ठीक है। तो ये वाला कौन सा आपका, मुख्य अक्ष, ठीक है। एक किरण यहाँ से आएगी, एक किरण यहाँ से आएगी, ठीक है। देखो मुख्य, देखो लेंस ये रहा, और यहाँ से बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, बोलते हैं फोकस दूरी। यहाँ से और ये दोनों रेखाएं जहाँ कट करेंगे उसे बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी।
इसे बोलते हैं वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को किससे लिखा जाता है? u से। प्रतिबिंब की दूरी को लिखा जाता है v से। फोकस दूरी को लिखा जाता है f से। समस्या ये होती है प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखा जाता है, तो ऐसे याद रख लो, प्रतिबिंब 5 अक्षर आ रहे हैं, वस्तु में कितने अक्षर आ रहे हैं? 3 अक्षर आ रहे हैं। तो देखो v बाद में आता है, बड़ा होता है v, तो v तो यहाँ बन जाएगा, देखो v आता है 22 पे और ये आता है 21 पे। तो देखो बड़ा है, प्रतिबिंब में कितने अक्षर आ रहे हैं? 5, मतलब बड़ा है। बड़ा है तो किससे लिखा जाएगा? v से। वस्तु छोटा है तो किससे लिखा जाएगा? u से। देखो ये कुछ बातें याद रखनी है आपको, ठीक है। जैसे कि अगर आपने वस्तु रखी अनंत पे, वस्तु कहाँ रखी? देखो आपने वस्तु रखी f पे, तो प्रतिबिंब तो बनेगा आपका अनंत पे बनेगा। अनंत पे रखी तो f पे, 2f पे रखा तो 2f पे बनेगा, ये याद रखना है। अरे भाई कहाँ चला गया, एक सेकंड रुक जाना भाई। तो f पे है तो 2f पे, तो f पे है तो अनंत पे है तो f पर, और 2f पर है तो कहाँ बनेगा? 2f पर ही बनेगा। तो इसके बाद देखो यहाँ से, ठीक है। देखो अगर ये 2f है, इससे इधर बनता है तो छोटा बनेगा, इससे इधर बनेगा तो बड़ा। अगर देखो इसके ऊपर बनेगा, हाँ इसके ऊपर बन जाए तो बराबर, इससे इधर छोटा इससे इधर बड़ा। ऊपर बनेगा तो सीधा, नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा, ठीक है। लेंस से इधर सभी दूरियां रहेंगी नेगेटिव में, इससे इधर दूरियां रहेंगी पॉजिटिव, बस इतना याद रखना। ऊपर बनेगा सीधा, नीचे बनेगा उल्टा। 2f से पहले बनेगा तो छोटा, 2f से बाद में बनेगा तो बड़ा, 2f पर बनेगा तो बराबर, बस इतना याद रखना है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, पूछ सकता है आपसे लेंस का फॉर्मूला, बस फॉर्मूला पूछेगा ओनली। तो 1/f इक्वल टू 1/, ये दर्पण का है भी, ठीक है, लेंस वाला ये रहा। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, ये याद करके जाना है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। अगर आपसे बोल दे दर्पण, तो दर्पण में क्या कर देना, बस माइनस की जगह प्लस कर देना। ये याद रखना है, उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टे होते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी कि उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टे, जबकि अवतल में कैसे रहते हैं? काल्पनिक रहते हैं। कैसे रहते हैं? काल्पनिक रहते हैं, ठीक है भाई। काल्पनिक देखो इसमें कैसे रहते हैं, ये भाई दोष नहीं है, काल्पनिक व सीधे, है ना। तो कैसे रहेंगे? काल्पनिक व सीधे रहेंगे, बस इतना। उसमें कैसे बनते थे? वास्तविक व उल्टे, लेकिन इसमें कैसे बनेंगे? काल्पनिक व सीधे। देखो भाई, तो ये याद करना चाहो तो कर लेना, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे ना। बात करते हैं लेंस की क्षमता। तो लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी क्या होती है? व्यतकर्मानुपाती होती है। फोकस दूरी जो लिखी जाती है किस में लिखी जाती है? मीटर में। तो लेंस की जो क्षमता होती है उसे बोलते हैं डायप्टर, उसका मात्रक क्या होता है? डायप्टर, बस इतना आपको याद करके जाना है। आपसे 2 नंबर पूछ सकता है लेंस की क्षमता किस में होती है? तो डायप्टर में। आपको ऐसे बोल देगा 40 मीटर वाले 40 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी? तो आप क्या करोगे? 1/40 कर देना बस। भाई कई बार क्या होता है इसे सेंटीमीटर में दे देता है, तो आप क्या करोगे? इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देना बस। तो आप क्या कर दोगे? 1/40 मल्टीप्लाई 10⁻²। 10⁻² कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 100/40 तो 2.5 के समथिंग आ जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगर बात करें वो उत्तल लेंस की तो प्लस में आएगा, अवतल की बात कर लें तो किस में आएगा? नेगेटिव में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ से देखो उत्तल लेंस है, ये लिख नहीं रखा भी है ना। अवतल लेंस है आपका, कौन सा लेंस है? अवतल। अवतल में सभी दूरियां क्या होती? नेगेटिव। जबकि बात करें उत्तल, देखो उत्तल में क्या होता है? सारी दूरियां, देखो ओनली वस्तु की दूरी को छोड़कर सभी किस में होता है? पॉजिटिव में। कैसे भी? तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इधर ही तो वस्तु रखी जाती है, इधर ही प्रतिबिंब बनता है,
इधर ही फोकस दूरी, इसलिए तीनों दूरी किस में होती है, नेगेटिव में, उत्तल लेंस में। जबकि इस वाले में देखो आप भी, इस वाले में देखो, देखो प्रतिबिंब इधर बना, फोकस दूरी इधर बनी, ये वस्तु आपने इधर रखी, तो इसलिए ये वाला किस में बन जाएगा, नेगेटिव में। ओनली ये दोनों किस में बनेंगे, पॉजिटिव में। जबकि अवतल लेंस में सभी किस में था, नेगेटिव में, याद रखना। ठीक है। धूप के चश्मे की जो होते हैं भी, उनकी क्षमता 0 डायप्टर होती है, अर्थात फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो कैसे होगी भी, तो देखो धूप की चश्मे जो होते हैं 0 डायप्टर, तो 1 क्या कर दोगे, एफ को यहाँ भेज दो भी, तो 1 क्या हो जाएगा, 0। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। अब आपने क्या किया, 2 लेंस लगा लिए भाई, ये आपकी आँख है, यहाँ से किसी वस्तु को देख रहे हो, वस्तु जानते हो भी तुम सारे, है ना, तो वस्तु को तुम देख रहे हो मस्त तरीके से, बीच में 2 लेंस लगा दिया आपने। ठीक है, ये वस्तु है भाई, ये वस्तु है, ये मस्त भाई कॉलेज जा रहा था, ठीक, वस्तु, ठीक, कहाँ जा रहा था, कॉलेज। तुम आँख गड़ा के बैठे हो, कब बाहर निकलेगा और कब हम इसे देखेंगे, है ना, कब बाहर निकलेगा और कब हम देखेंगे। ठीक है, तो बीच में 2 लेंस लगा दिए इन्होंने, इसका नाम है P1, इसका नाम है P2, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x। तो 2 लेंस लगा दिए ना आपने, तो इसे बोलते हैं संयुक्त लेंस। क्या बोलते हैं, संयुक्त। तब इसकी क्षमता क्या होने वाली है, तो उसका फॉर्मूला याद रखना है, P1 + P2 - x P1 P2। P1 क्या है, उत्तल लेंस की क्षमता भाई, ये वाले लेंस की, ठीक है, ये वाले लेंस की। और अवतल लेंस की क्षमता क्या है, P2, दोनों के बीच की दूरी क्या है, x। बस एक फॉर्मूला याद रखना है। बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से आने की संभावना होती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, मतलब डेंस मीडियम से लोअर मीडियम में क्या करे, प्रवेश करें। तो पेपर में बोल देगा आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होती है, तो किरण कहाँ से कहाँ गति करे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। उस स्थिति में प्रकाश की किरण का वेग बढ़ जाता है, वह किरण अभिलंब से दूर की तरफ गति करती है। अतः वह कंडीशन जिस पर आपतित किरण व परावर्तित किरण के मध्य 90 डिग्री का एंगल बन जाए, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। देखो भाई, आपकी बुकों में 90 लिखा हो सकता है, या बोल देगा आपको 90 से अधिक हो, तो कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, बात दोनों सेम, ठीक है, तो दोनों चीज़ें ठीक है। ठीक है, आप ये भी लिख के आ सकते हो 90 से अधिक हो जाए या फिर 90 के बराबर हो जाए, तब भी क्या बनेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। ठीक है, मैं बोलूँ भी तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, सघन माध्यम से विरल। तो देखो मैं बात करूँ भाई, जैसे एक व्यक्ति है, पहले वो पानी में गति कर रहा था एक व्यक्ति था जो किस में गति कर रहा था, पानी में। उसके बाद क्या हुआ, मैंने यहाँ पे रख दी हवा, क्या रख दी, हवा। हवा मतलब नॉर्मल सड़क वगैरह में, ग्राउंड वगैरह में घूम रहा है। एक व्यक्ति तो पानी में गति करे, एक व्यक्ति किस में करे, नॉर्मल सड़क पर गति कर रहा है, खुले में। ठीक है, ये तो स्पीड ज़्यादा किसकी होगी, तो आप बोलोगे सर स्पीड तो इस वाले की ज़्यादा होने वाली है, इसमें तो स्पीड क्या रहेगी, कम रहेगी। तो व्यक्ति देखो सघन से कहाँ पे आएगा, विरल में, तो क्या होगा, वेग उसका बढ़ेगा कि नहीं। एक तो पहले व्यक्ति पानी में गति कर रहा था, अब आपने क्या बोला, खुला घूम, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये किरण जो आएगी इसका वेग ऐसे बढ़ेगा। मान लेते पहले यहाँ पे था, आपने और इसको यहाँ कर दिया, तो ये वाला बढ़ जाएगा। फिर आपने मान लो ऐसे कर दिया, एक समय बाद देखो भी दोनों के मध्य एंगल कितना बन जाएगा, 90। इसी घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। तो देखो सघन से कहाँ पे आएगा, विरल में। मैंने बता दिया अभी, पानी से गति कहाँ करे, नॉर्मल खुले में गति करे, तो ज़्यादा स्पीड होगी, ज़्यादा स्पीड होगी तो वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो ये किरण इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर होती हुई यहाँ पहुँच जाएगी। अगर दोनों के मध्य आने वाली किरण तो जाने वाली किरण के मध्य एंगल कितना बन जाए, 90, उसे बोलते पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। और इसे क्या बोलते हैं भी, इस एंगल को बोलते क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, या इसे बोलते हैं क्रांतिक कोण, 90 डिग्री को ही। तो देखो क्रांतिक कोण में लिखा रखा है, जब प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ गति करे, सघन से विरल में,
तो आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसे ही क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना है। मैंने बोला सघन से कहाँ पे जाएगी, विरल में, तो वेग क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। देखो वेग बढ़ा, पहले यहाँ पे किरण थी, इसके बाद देखो सेकंड वाले केस में कहाँ पे आ गई आपकी, यहाँ पे आ गई। थर्ड वाले में देखो इन दोनों के मध्य एंगल कितना बन गया, 90। इस एंगल को क्या बोलते हो, क्रिटिकल एंगल। बस। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना की शर्तें होती हैं। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी आपसे बोल देगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना की शर्तें क्या है, तो प्रकाश कहाँ से कहाँ गति करना चाहिए, तो प्रकाश सघन से विरल में, और आपतन कोण व परावर्तन कोण के मध्य का जो एंगल है, क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 90। तो 90 हो सकता है, 90 से अधिक भी हो सकता है, दोनों ठीक है। अब एग्जाम्पल, हीरे का चमकना, बस इतना याद रखना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना किस में होती है, हीरे के चमकने में। हीरा जब चमकता है किसकी घटना की वजह से चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से। इनको आप पढ़ लेना बे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। आपसे बोल देगा हीरा कौन सी घटना कारण चमकता है, तो कौन सा हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक होता है मृग मृच्छिका का बनना, इसको भी याद रखना है। पानी में वायु के बुलबुले का चमकना, जैसे कई बार आपने बचपन में किया होगा भी, जैसे आप छोटे छोटे थे, अभी भी छोटे छोटे हो, है ना, अभी भी ज़्यादा बड़े नहीं हो, तो क्या करते थे, जैसे मान लो एक ऐसे डिब्बी सी रहा करती थी, तो उसमें ऐसा एक जुगाड़ सा हुआ करता था, ऐसा वाला। आप क्या करते थे, इसमें डुबोते थे, डुबोने के बाद आप इसको मुंह के पास लेके आते थे। जब ऐसे मुंह के पास लेके आते आप फूंक मारते थे, तो इसमें ऐसे बुलबुले से निकलते थे, ऐसे भी, ऐसे बुलबुले से बनते थे। ये पता नहीं बुलबुले की जगह और क्या बन रहा है, लेकिन याद रखना क्या है, बुलबुले, है ना, ठीक है। तो देखना वो अलग ही एक चमक सी रहती है। तो उस घटना, वो भी कौन सी घटना होती है आपकी, यही कौन सी घटना होती है, पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना, ठीक है। बात करते हैं, ये वाला हो गया। बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो देखो इसका डायग्राम थोड़ा भाई ठीक कैसे बनाओगे, ऐसे कुछ बना के आना है आपको ना, ये थोड़ा ऐसे बना रखा है इन्होंने, लेकिन आपको थोड़ा ठीक बनाना है, बता देता हूँ कैसे बनाओगे, ठीक है। तो ऐसे बनाओगे, ऐसे बना के आना है भाई, इम्पोर्टेंट है ऐसे। तो ये तो होती कोर, ये होती क्लेडिंग, और ये क्या होता है, सुरक्षात्मक आवरण। जैसे कि आपने देखो जैसे डिश टीवी वगैरह की आपने केबल देखी होगी, तो कुछ ऐसी ही आती है, अंदर एक वायर होता है, फिर उसके पास क्लेडिंग लगी होती है, उसके बाद फिर ब्लैक ब्लैक सा लगा होता है, ठीक है। सेम ऐसा होता है ऑप्टिकल फाइबर। तो देखो ऑप्टिकल फाइबर, देखो मैंने बोला आने वाली किरण ऐसे आई, दोनों के मध्य एंगल कितना बन जाए, 90, फिर चला गया 90, फिर क्या बन जाए आपके पास 90, ऐसे 90 बनता चले। ये अंदर की बात है भाई, केबल के अंदर, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, ऐसे आए ऐसे आए, ऐसे टकरा के आपका सिग्नल यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो देखो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा डिवाइस है जो सिग्नल को बिना लॉस के लंबी दूरी तक भेज सकता है। ऑप्टिकल फाइबर कांच या क्वार्ट्ज का बना होता है, इसके 3 भाग होते हैं, कोर, क्लेडिंग और सुरक्षात्मक आवरण। तो ये जो घटना होती है अंदर होती है, किसके अंदर, कोर के अंदर, ऐसे टकराएगा, ऐसे टकरा के कट करता हुआ बाहर चला जाएगा, कितना एंगल बनाएगा, 90, उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। तो कोर क्या होती है, कांच की बनाई जाती है, ये प्लास्टिक की बनी होती है, छोटी होती है 50 माइक्रोन के समथिंग। अपवर्तनांक कितना होता है, 1.7, याद रखना ये वाली बात है। कोर के चारों ओर कांच या प्लास्टिक से बना होता है क्लेडिंग, बस इतना याद रखना है। कोर में क्लेडिंग को नुकसान से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सुरक्षात्मक आवरण, या पॉलीमर या प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। तो इस घटना में समझते हैं भी कार्य कैसे करती है। जब कोई प्रकाश की किरण हवा से, भाई एयर, देखो ऐसे मान लो ये रही आपकी कोर, भाई अब तो नहीं बनने वाली ऐसी, है ना। तो ये वाली केबल देखो, जब आपकी जो क्या अभी आपकी जो किरण है किस में एंटर करे, भाई यहाँ से आपको सिग्नल भेजना है, ऐसे एंटर करवाया आपने, ठीक है। तो हवा बाहर क्या थी, हवा, हवा से कहाँ गति करे, कोर में। तो
अभिलंब की ओर किरण क्या कहाँ झुक जाती है? अभिलंब की ओर। क्यों? देखो आपका ये तो रहा हवा और ये रहा आपका कौन ये ऑप्टिकल फाइबर। देखो हवा का जो अपवर्तनांक होता है केबल की तुलना में क्या होता है? अधिक। हवा मान लेंगे सघन, केबल मान लेंगे विरल। तो मैंने बोला सघन से कहाँ गति करनी चाहिए? विरल में, पाथ सेटिस्फाई। और एंगल कितना बन जाना चाहिए? 90 डिग्री। इसी घटना को क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। बस हवा क्या मानोगे? सघन, इसे क्या मानोगे? विरल। ठीक है, तो देखो तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश विरल से सघन में गया, परंतु जैसे ही कोर क्लेडिंग पर आपतित होती है तो कोर का अपवर्तनांक क्लेडिंग से अधिक होने के कारण सघन से विरल में प्रवेश कर जाता है। एक सेकंड भी ना, मैं थोड़ा उल्टा बोल दिया अभी। ठीक है, देखो पहले जब गति करेगी ना फिर थोड़ा सा ना, ठीक है, तो एक सेकंड रुक जाना बस। मैंने बाद वाली बातें आपको पहले बता दी है ना। तो देखो हुआ क्या, जैसे हवा का देखो हवा का जो अपवर्तनांक क्या होता है, और ये वाली आपकी कौन सी है? ऑप्टिकल फाइबर। देखो हवा का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1। कितना होता है? देखो ये आपकी कौन है? ऑप्टिकल फाइबर। ये तो आपका है ऑप्टिकल फाइबर। ये हवा कितना होता है? 1। इसकी तुलना में ये तो क्या है? विरल, और ये क्या है? सघन। देखो पहले तो विरल से कहाँ गति करेगी? सघन में। कहाँ गति करेगी? सघन में। उसके बाद क्या करेगी? कोर से, भाई इसमें 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है? कोर। फिर कौन सा होता है? क्लेडिंग। जब कोर से कहाँ गति करेगी? क्लेडिंग में। तो उस समय क्या होता है? ये गति करेगी सघन से विरल। देखो पहले विरल से सघन, ऑप्टिकल फाइबर का कोर। कोर के बाद किस में गति करेगी? क्लेडिंग में। तो वो क्या बन जाएगा? सघन से क्या बन जाएगा? विरल। ठीक है, तो देखो पहले किस में गति करेगी? हवा से किस में? कोर में। तो कोर हवा क्या रहेगा? विरल रहेगा। कोर क्या रहेगी? सघन। लेकिन इसे थोड़ा ना बोलते पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब सघन से विरल में। तो सेकंड पोजीशन जो रहेगी वो क्या गति करेगी? कोर से कहाँ गति करेगी? क्लेडिंग में। इसे बोलेंगे सघन। तो सघन से कहाँ गति करेगी? विरल में। जब सघन से विरल में गति करेगी तो कोर से कहाँ गति करेगी? क्लेडिंग में। तो कोर का अपवर्तनांक क्लेडिंग से अधिक होने के कारण सघन से कहाँ गति करेगी? विरल में। और दोनों के मध्य एंगल कितना बन जाएगा? क्रिटिकल एंगल। यही तो कंडीशन होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होने की 2 ही कंडीशन थी। पहली कौन सी थी? कि प्रकाश कहाँ से गति कर रहा है? चाहे सघन से विरल में कर रहा है अभी, और कितना एंगल बन रहा है? क्रिटिकल एंगल। इसी घटना को क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? दूर संचार में सिग्नल को भेजने के लिए। ठीक है, एंडोस्कोपी में। ठीक है, बात करते हैं प्रकाश के यंत्र। तो वे यंत्र जो प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु को देखने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रकाश के यंत्र। 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्मदर्शी, एक होता है दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी देखो सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके देखेगा। दूरदर्शी दूर की वस्तुओं को बड़ा करके देखेगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली हम पढ़ेंगे सरल और संयुक्त। तो पहला देखते हैं सरल। देखो सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं? जो सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके देखे क्या कहलाएगा? सूक्ष्मदर्शी। तो पहला कौन सा हो गया? सरल। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा, पहला वाले की बात करते हैं सरल। तो देखो सरल को बनाने के लिए क्या करते हैं? एक उत्तल लेंस लेते हैं कम फोकस दूरी का। क्या करते हैं? वस्तु कहाँ रखते हैं? एफ और ओ के मध्य। ये रहा भी। तो यहाँ से क्या होगा? भाई मैंने बोला एक किरण ऐसे आएगी और यहाँ जाके इकट्ठा हो जाएगी। एक किरण ऐसे आई, ये आपस में कभी आगे तो मिलने वाली है नहीं, तो इनको पीछे मिलता हुआ दिखाते हैं। कहाँ दिखाएंगे? पीछे। तो देखो इधर अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा रहे? काल्पनिक। और वस्तु से देखो वस्तु इतनी सी है, प्रतिबिंब कितना बन रहा है? इतना सारा बन रहा है। तो इसे बोलेंगे काल्पनिक और वस्तु से बड़ा। तो क्या बोलेंगे? तो देखो इस सूक्ष्मदर्शी को बनाने के लिए हम एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस उपयोग करते हैं जिसमें वस्तु का काल्पनिक व आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपने देखे होंगे भाई ऐसे वो इसमें भी आया था बाहुबली में, कुछ ऐसा था। और बाहुबली के
साथ एक और रहता है जिसका हाथ से अपंग रहता है, अभी थोड़ा विकलांग रहता है, तो वो ऐसे आँख करके देखता है, आँख करके इसमें देखता है तो एकदम से डर जाता है, पीछे चला जाता है, तो सब बारी बारी से देखते हैं, इधर से बाहुबली आता रहता है। तो ऐसा कुछ कौन सा रहता है, सूक्ष्मदर्शी। कौन सा रहता है, सूक्ष्मदर्शी। अब ये याद रख के करके जाना आपको, जब वस्तु अनंत पर हो तो आवर्धन क्षमता कितनी रहेगी, D/F। जब वस्तु स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर रहेगी तो D इक्वल टू, ये F है भाई, M इक्वल टू D/F+1। D इक्वल टू क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। आपकी जो आंखें हैं लगभग 25 सेंटीमीटर तक बिल्कुल साफ देख सकती हैं, ठीक है। F होती फोकस दूरी। बात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को बनाने के लिए दो उत्तल लेंस एक नली में फिट कर दिए जाते हैं। हाँ जा, मैं ना आ रहा हूँ, नो काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा। तो यहाँ बन जाएगा B से C, ठीक है। तो B से C पर क्या जितना फोर्स लगेगा, क्या B से C के मध्य का एंगल कितना बन जाएगा, 90। तो क्या बन जाएगा, BIN। तो देखो आपके पास चार फोर्स लगे, कौन कौन से, F1 और F2, F3 और F4। देखो F1 और F2 की वजह से रिजल्टेंट जो फोर्स मिला था वो आपको शून्य मिल रहा था। अब जो मेन जो फोर्स लगाने वाले हैं वो कौन रहेगा, F3 और F4। तो जैसे आपके रेक्टेंगल कोयल ऐसे थी भी, तो एक तो कहाँ खींचेगा, नीचे, एक कहाँ खींचेगा, ऊपर। ये वाली भुजा कौन सी थी आपकी, ये वाली थी आपके पास A से B। कौन सी थी ये वाली भी, और देख लेते हैं, A से B। तो कौन सी थी आपकी भुजा, A से B। एक कहाँ खींचेगा, नीचे, एक कहाँ खींचेगा, ऊपर। तो देखो मैंने क्या बोला, चुंबकीय क्षेत्र इधर, ये एंगल कितना हो गया, थीटा। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। थीटा के सामने क्या होता है, लंब। ये वाला आपके पास क्या हो गया, कर्ण। अगर मैं इस वाले का मान निकालना चाहूँ, नीचे वाले का, इस वाले का मान निकालना चाहूँ, तो क्या बन जाएगा, देखना ध्यान से। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है आपके पास, ये रहा आपका लंब भाई, ये वाला ये वाला लंब। एक सेकंड रुक जाना बस, देखो बता देता हूँ अभी, कन्फ्यूज नहीं हो गए। थीटा के सामने क्या होता है, लंब। इसको मत अभी देखना भी, ये तो निकालेंगे हम ना, ये तो डायरेक्ट कर रखे हैं। तो ये तो हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो क्या बोलेंगे, लाल बटा कक्का, साइन थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है यहाँ पे, तो लंब का मान है A से N, A से N। कर्ण का मान कितना है, W। अगर मैं A से N का मान निकालना चाहूँ तो मैं W से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नहीं कर दूंगा। तो AN का मान आएगा W साइन थीटा। देखो वही लिख रखा है, ठीक है। देखो अब जो टॉर्क लगने वाला है बिल और A से N, तो क्या हो जाएगा, देखो बिल, इसका मान कितना निकाला आपने, W साइन थीटा। देखो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या हो जाएगा, एरिया। देखो यहाँ से L और W को मल्टीप्लाई कर दिया, L और W क्या बन जाएगा, एरिया। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, टॉर्क इक्वल टू BIA साइन थीटा। मैंने बोला टर्न्स की संख्या n है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो किस n मल्टीप्लाई कर देंगे n से, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बीना साइन थीटा। क्या बन जाएगा, बीना साइन थीटा। ठीक है भाई, ये वाला फॉर्मूला जैसे ड्राइव हुआ, कैसे हुआ, तो सारी बातें आपको लिख के आनी, ठीक है। इसके बाद देखो गैल्वेनोमीटर, इम्पोर्टेंट है।
एक होता है मूविंग मैग्नेट और एक होता है मूविंग कोयल। आपको बस कौन सा पढ़ के जाना है, मूविंग कोयल। मूविंग मैग्नेट है तुम्हारे सिलेबस में नहीं। ये बना कैसे होता है अभी देखो, एक आप लिखोगे एक रेक्टेंगल कोयल होती है, बीच में लगाई जाती है। ये आपके पास चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये एस हो गया। ये भाई यहाँ पे पेंच वगैरह लगाए जाते हैं, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाई जाती है, ये रही स्प्रिंग भाई, ठीक है। बस ये सारी बातें आपको लिख के आनी, ठीक है। ये थ्योरी है, आप एक बार देख लेना, पढ़ोगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। बस अभी जो हमने पढ़ा है, जब किसी चालक को या कंडक्टर को आपने किस में रखा था, चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर टॉर्क लगा था, कितना लगा था, बिना साइन थीटा, उसी के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो सारी बातें आपको लिख के आनी भाई कंट्रैक्शन में। मैं आपको ओनली इसकी वर्किंग बताने वाला। तो देखो, तो बीच वाली कोयल देखो, आप इधर भी, इधर क्या था एन, इधर क्या था एस, आपने क्या रख दिया कोयल। तो इस पर जो फोर्स लगेगा भाई, 4 फोर्स लगेंगे, F1 F2 F3 F4। एक ऊपर खींचेगा, रिजल्टेंट देखो F1 और F2 तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो फोर्स कौन से बचे, बस F1 बचा, F3 बचा, और कौन सा बचा, F4। ये इसके बीच की दूरी कितनी है, W। तो टॉर्क का फॉर्मूला आया था आपके पास, अभी निकाला हमने। तो टॉर्क का फॉर्मूला आया था, सेम वही है। रेक्टेंगल कोयल को रखा तो आपके पास फॉर्मूला क्या आया था टॉर्क का, लास्ट में बिना साइन थीटा आया था। मैंने बोला आपने स्प्रिंग का उपयोग कर लिया। स्प्रिंग में आता है कंट्रोलिंग टॉर्क, TC इक्वल टू होता है थीटा। जब समानुपाती को हटाते कोई ना कोई क्या आता है, कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो यहाँ पे क्या आ गया, TC इक्वल टू के थीटा। आगे देखो, बैलेंस कंडीशन में TC और TD क्या होता है, डिफ्लेक्शन टॉर्क। जो ये आया है इसे बोलते हैं डिफ्लेक्शन टॉर्क। जैसे कि मैं बोलूँ भी, जैसे आप सप्लाई दोगे, जैसे आपका एमीटर है, पहले पॉइंटर यहाँ रहेगा, उसके बाद देखो धीरे धीरे आगे जाएगा, फिर यहाँ आएगा वापस, फिर ऐसे हिलता रहेगा। क्या होगा, बार बार ऐसे हिलता रहेगा। उसको एक जगह रोकने के लिए, एक जगह रुक के कब रुकेगा, जब TC इक्वल टू क्या हो जाए, TD। बस इसे बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। वे रुकेगा जब भी, तो आप लिखोगे 5 एम्पियर आ रहा है, 6 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। बस तो देखो TC इक्वल टू क्या हो गया, TD। के थीटा इक्वल टू हो गया बिना साइन थीटा। तो यहाँ से जो थीटा समानुपाती क्या आता है, I, और के क्या हो जाता है, ये सारे क्या होते हैं, नियतांक। तो हम बोल सकते हैं दोनों के मध्य जो ग्राफ बनता है कैसा बनेगा, लीनियर। थीटा होता है डिफ्लेक्शन, जो आपका हिलता है ना पॉइंटर, उसे बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल। बस इतना। अब देखो ये वाला बन जाएगा गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना। तो देखो गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम क्या कर रहे थे, बहुत ही कम मात्रा में करंट को मेजर कर रहे थे। अगर मेरे को ज़्यादा मात्रा, जैसे मैं बोलूँ भाई मैं गैल्वेनोमीटर की सहायता से 0.0001 एम्पियर मेजर कर रहा था, मेरे को मेजर करनी 5 एम्पियर, तो उसकी रेंज बढ़ानी पड़ेगी। तो कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, एमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगाते हैं, संट बोलते हैं। पैरेलल क्या बोलते हैं, संट। संट में क्या लगाते हैं, लो रेजिस्टेंस। तो इम्पोर्टेंट है, अभी आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बन सकता है ये वाला, ठीक है। तो याद रखना, आप सीधा बोलेगा भाई गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप बोलोगे सर संट में क्या लगाया जाता है, लो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसके लिए देखो, चलो ये बताओ पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम। तो यहाँ जो वोल्टेज रहेगी वो भी यहाँ रहेगी। तो यहाँ पे करंट कितनी है, वोल्टेज बनाना है आपको, रजिस्टेंस दे रखा है RG, करंट क्या दे रखा है, IG। अगर मैं बोलूँ भी इसमें करंट आपको निकालनी है, क्या निकालने है यहाँ पे करंट, देखो आपके पास I तो थी, I देख चली क्या गई उसमें, IG। तो इधर कितनी जाएगी, I माइनस का IG। यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, S, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि मेरे को S का मान निकालना है, इसको यहाँ भेज देंगे। दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना हो तो दोनों किस में है, पैरेलल में। दोनों किस में है, पैरेलल में। तो क्या हो जाएगा, 1/R टोटल, तो 1/S प्लस 1/RG। बस ये आपको लिख के आना, यही सारी बातें लिखवा रखी हैं। एस क्या होता है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस क्या होता है, सारी बातें। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीरीज में क्या लगाते हैं, हाई रेजिस्टेंस।
क्या लगाते हैं, हाई रेजिस्टेंस। तो देखो यदि मैं यहाँ से वोल्टेज का मान निकालना चाहूँ तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है अभी, तो वोल्टेज इक्वल टू होता है V बराबर आई आर, आई का मान कितना है, आई जी। अब रजिस्टेंस देखो दोनों सीरीज में है नहीं, तो आर जी प्लस क्या हो जाएगा, आर। यदि अगर मैं आई जी को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो आई जी आर जी। यदि मैं ओनली आर का मान निकालना चाहूँ तो देखो भी ये वाला आर जी कहाँ चला जाएगा, उधर पूरा वाला, ये पूरा उठ के वहाँ चला जाएगा। आई जी कहाँ चला गया, इसके नीचे। आर का मान कितना आ गया, V माइनस आई जी आर जी अपॉन में आई जी। अगर मैं बोलूँ इफेक्टिव रजिस्टेंस तो देखो दोनों की इसमें है रजिस्टेंस सीरीज में, सीरीज में दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, आर जी प्लस आर। तो देखो इस वाले चैप्टर में से क्या पढ़ के जाना है, देखो सबसे पहले पढ़ना है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। एन से एस की तरफ जाने वाली चुंबक केबल रेखाओं की संख्या का क्या जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मात्रक क्या होता है, वेबर। एक वेबर बराबर होता है 10⁸ फ्लक्स लाइन। एक वेबर बराबर होता है 10⁸ फ्लक्स लाइन या मैक्सवेल, बस इतना याद रखना है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मतलब बी से लिखा जाता है फाई अपॉन ए, वेबर पर मीटर स्क्वायर, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबक केबल रेखाओं की संख्या। ठीक है। इंटेंसिटी मान लो एन व एस के पास आप किसी लोहे के टुकड़े को लेके आओ, वो जिस गति से अपनी ओर आकर्षित करता है उसे बोलते हैं इंटेंसिटी। एच इक्वल टू क्या होता है, एन आई अपॉन में एल, इतना लेके आओगे। ठीक है। एम्पियर टर्न्स अपॉन मीटर। एम एफ क्या होता है, एम्पियर टर्न्स मतलब एन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आई से, क्या बन जाएगा, एम एफ। उसके बाद देखो जब किसी रेक्टेंगल कोयल को आपने किस में रखा, चुंबकीय क्षेत्र में, तो 4 फोर्स लगेंगे F1 और F2। ऊपर नीचे वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। रिजल्टेंट जो कार्य करेगा F3 और F4, उनकी वजह से एक टॉर्क लगेगा जिससे बोलते हैं बीना साइन थीटा। बस इतना सा लिख के आना है। इसके बाद देखो गैल्वेनोमीटर, सेम पैसा का वैसा लिख के आना है, बस उसके बाद में थ्योरी लिखोगे। डिफ्लेक्शन टॉर्क बनेगा बीना साइन थीटा। कंट्रोलिंग जो टॉर्क बनेगा टी सी इक्वल टू के थीटा, थीटा समानुपाती क्या आ जाएगा, आई। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए शंट में लो रेजिस्टेंस लगाते हैं, जबकि वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीरीज में क्या लगाते हैं, हाई वोल्टेज, क्या लगाते हैं, हाई वोल्टेज। तो आपके 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो गए। बात करते हैं एक और चैप्टर। एक चैप्टर मैंने करवा दिया भाई आपको, तो 3 चैप्टर अब लगभग कंप्लीट हो गए। ठीक है। तो आगे बात करते हैं एक लास्ट चैप्टर, 5th चैप्टर जिसे बोलते हैं सेमी कंडक्टर। उसमें से मैं आपको बस क्वेश्चन बताने वाला हूँ कौन कौन सा पढ़ के जाना है, क्योंकि मेरा फ़ोन बंद होने वाला है बस पे थोड़ी देर में, फिर कट आउट हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ, तो देखो आपको पढ़ के जाना है। पहले 3 बैंड होते हैं। ठीक है। देखो एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है फॉरबिडन एनर्जी बैंड, एक होता है चालन बैंड, इसे बोलते हैं चालन बैंड, इसे बोलते हैं बैलेंस बैंड ही बोलते हैं, इसे बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। देखो एक व्यक्ति ऊपर बैठा है, एक व्यक्ति कहाँ बैठा है, नीचे। ये तो ज़्यादा एनर्जी किसके पास रहेगी, भाई ऊपर वाले के पास पावर रहती है ना, तो हायर एनर्जी लेवल कौन सा रहेगा, ऊपर वाला। भाई हायर एनर्जी जिसके पास रहेगी वो आसानी से फ्री घूम सकता, नहीं घूम सकता, तो बोलेंगे भैया हाँ सर बात सही है, तो ऊपर वाले में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बात करते हैं नीचे वाले, नीचे लेवल पर कौन रहते हैं, लोग दबे हुए रहते हैं। दबे हुए मतलब जिनके पास एनर्जी क्या रहती है, कम रहती है, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कैसे होते हैं, बंधे हुए होते हैं। ये वाला एरिया ऐसा है भी जहाँ पे कोई नहीं रह सकता, जैसे समुद्र के बीच वाला स्थान। समुद्र में कोई रह सकता है क्या, क्योंकि वहाँ पे किसी का घर ही नहीं है, तो कौन रहे, सेम भी। ये कौन सा हो जाएगा, फॉरबिडन एनर्जी बैंड। और इसके बारे में आपको इसमें से देख देख कर लिख के आना है। तो 3 पॉइंट मैंने बता दिया आपको। ऊपर वाला हायर एनर्जी, फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से घूम सकता है। नीचे वाला बंधे हुए, आसानी से नहीं घूम पाएंगे। बीच वाले में कोई घर ही नहीं होता, कोई नहीं रहेगा, वहाँ ना तो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा ना उनके पास एनर्जी रहेगी। उसके बाद देखो आपको ये पढ़ के जाना है कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। अगर आप मैं बोलूँ भी ज़्यादा मात्रा में करंट किस में फ्लो होगी, कंडक्टर में। कम मात्रा में किस में फ्लो होगी, सेमी कंडक्टर में। इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होती है। ज़्यादा संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन किस में, कंडक्टर में। थोड़े से कम, सबसे कम इस वाले में। कंडक्टिविटी चालकता सबसे ज़्यादा
भाई मीडियम और सबसे कम, 3-4 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। इस वाले में जो ईजी होता है, देखो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के मध्य जो गैप आता है उसे बोलते हैं ईजी, इसका मान होता है 0। इस वाले में कितना होता है अभी, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इस वाले में कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये सारे भाई आपको पॉइंट याद करके जाने हैं। ये मैंने लिखवा रखा भी, इनको 1 से 2 बार पढ़ोगे आसानी से याद हो जाएगा। तो कंडक्टर में कैसा होता है, यूनिपोलर, मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होती है। ये कैसा होता है, बाईपोलर, सेमी कंडक्टर जो होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं और होल रहते हैं, इसमें किसी प्रकार का करंट फ्लो नहीं होता, नो। इसके एग्जाम्पल आपको पढ़ के जाने, ठीक है। ये वाला बिल्कुल नहीं पढ़ के जाना, इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक वाला। इसके बाद आपको पढ़ के जाना पी एन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस दोनों इंपॉर्टेंट है। ये नहीं, हाँ, यहाँ से पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है अभी सारी बातें। पी एन जंक्शन डायोड एक 2 टर्मिनल डिवाइस है। इसमें क्या होता है, एनोड व कैथोड होता है, स्विच की तरह कार्य करता है, रेक्टिफायर, लॉजिक गेट, क्लिपर, क्लैम्पर की तरह उपयोग किया जाता है। ये सारी बातें आपको याद करके जानी है, ठीक है। तो पी एन जंक्शन डायोड, ये रहा अभी फॉरवर्ड बाइस। देखो आपने क्या बोला, पी को किससे जोड़ दो, प्लस से, एन को किससे जोड़ दो, माइनस से। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस। पी में ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, होल, देखो, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन इधर बैठा है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, कैसा होता है, नेगेटिव। होल पे कैसा होता है, पॉजिटिव। ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव आपस में धक्के देंगे नहीं देंगे, तो ये धक्के देगा, ये इधर से इधर और ये वाला इधर से इधर। इसलिए फॉरवर्ड बाइस में चार्ज इधर से इधर फ्लो हो जाते हैं और करंट क्या हो जाती है, फ्लो हो जाती है। फॉरवर्ड बाइस में कैसे कार्य करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है। ये सारी बातें आपको लिख के आने भी एक कैरेक्टरिस्टिक बना के आनी है। फोटो डायोड के बारे में लिख के आना है, फोटो डायोड क्या होता है, ठीक है। इसका सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीनर डायोड। इसके बाद देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो ये देखो, ये आपकी एसी कोई साइकिल थी। देखो रेक्टिफायर क्या होता है, एसी कन्वर्ट किस में करता है, डीसी में। एसी कन्वर्ट किस में करता है, डीसी में। यदि ये हाफ साइकिल को कन्वर्ट करे तो क्या बन जाएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो ये वाली में एक ही दिशा आ रही है, नहीं आ रही, तो आप बोलोगे सर एक दिशा आ रही है, एक दिशा किस में होती है, डीसी में। ये वाली कौन सी, एसी, कन्वर्ट किस में कर दिया, डीसी में। इसके बाद बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। देखो फुल वेव थी, पूरी को कन्वर्ट कर दिया किस में, डीसी में। ये वाली कौन सी थी, एसी, तो क्या बन जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर। इतना आपको लिख के आना है। ये थ्योरी आपको पढ़ के जानी है, एनर्जी लेवल क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, ये सारे पॉइंट आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। इसके बाद देखो आपके देख के जानी है लेजर। क्या देख के जाओगे, लेजर इम्पोर्टेंट है। अभी दोनों लेजर में से आपको एक देखने को मिलेगी, या तो आपके पास आए हीलियम नियॉन लेजर या फिर आपको आए रूबी लेजर। तो दोनों में से आपको एक देखने को मिलेगी। ये रही आपकी रूबी लेजर। दोनों लेजर आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, दोनों में से आपको एक देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि थ्योरी है पूरा, भी आपको खुद ही पढ़ना है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये वाले पॉइंट इसके पढ़े जाने, एक बार आया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर, तो ये वाले पढ़ के जाने आपको चारों, एक वर्णता, दिशात्मक, उच्च तीव्रता, कला संबंधता, कोरेंट। इसके उपयोग देख के जाने हैं। ये वाला भी आया था अभी मेडिकल के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में। नैनो टेक्नोलॉजी देख के जानी, एक बार आया था 4 नंबर में। तो वे पार्टिकल जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है, नैनो मटेरियल कहलाते हैं। बस इतना सा आपको लिख के आना है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। बात करते हैं फर्स्ट वाले चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर में से आपको पढ़ के जाना है ये वाला, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूड वेव, अनुदैर्घ्य व अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर। इंपॉर्टेंट है भाई, आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके पास भी ना हो तो इसको पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है। ये ज़रूर देख के जाना है, आवर्ती क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, 2 नंबर पे पूछ लेगा, ठीक है। ये दोनों में संबंध V = F लैम्बडा, ये वाला भी आपसे बोल देगा आवर्ती
वेलोसिटी व तरंग दैर्घ्य, मतलब फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी व वेवलेंथ में संबंध बताइए, तो ये वाला आपको पता करके जाना है। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, ये वाला, तो ये सिंपल होता है। मान लो दो किरणें हैं, ये एक ये रही, एक तो ये रही और एक ये रही, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है y1, इसका क्या है y2। टोटल जो मिलेगा आपको ये बढ़ा हुआ मिलेगा, ऐसे बस ये बढ़ गया बस इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखो अभी लगभग मैंने आपको, देखो फर्स्ट चैप्टर देखो फर्स्ट चैप्टर में मैंने बता दिया आपको इम्पोर्टेंट कौन कौन सा होता है अभी। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन सा था, प्रगामी और अप्रगामी तरंगों में अंतर, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर। दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको पढ़ के ही जाना है। और एक और बच गया सिंपल हार्मोनिक्स मोशन, तो उसको भी आपको एक बार देख के जाना है। इसके बाद मैं बात करूँ लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, और कुछ थ्योरी पढ़ के जानी, कौन कौन सी, आयाम क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है। बात करूं मैं फिफ्थ चैप्टर की आपके सेमीकंडक्टर वाले में, तो सेमीकंडक्टर वाले में देख के जाना आपको चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर इंपॉर्टेंट है, तीनों बैंड के बारे में। और इसके बाद पीएन जंक्शन डायोड पढ़ के जाना है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों लेजर में से आपको एक मिल सकता है 4 नंबर में भी। और नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ के जानी। और उस वाले मैग्नेटिक सर्किट वाले में मैंने बताया दिया आपको, और डेफिनेशन पढ़ के जानी है, और गैल्वेनोमीटर। और उस वाले में एक वाले चैप्टर में से पिछले वाले में मीटर सेतु पढ़ के जाना है, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ के जाना है। ईएमएफ और वोल्टेज में अंतर देख के जाना है, करंट दोनों में अंतर, किरचॉफ के नियम देख के जाने हैं। तो मैंने सारे आपको बता दिए भी कौन कौन सा क्या क्या पढ़ के जाना है, ठीक है। तो लगभग मैंने 3 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ा दिए भी। एक चैप्टर भाई मैंने थोड़ा फास्ट करवाया क्योंकि मेरा फ़ोन डिस होने वाला है, ठीक है। और बच गया जो लास्ट वाले की बात करूं, तो उस वाले में से आपको इम्पोर्टेंट मैंने बताया दिए भी। देखो मैं बात करूं फर्स्ट चैप्टर की, एक बार दोबारा रिवीजन करवा देता हूं भाई आपका। फर्स्ट चैप्टर वाले में से पढ़ के जाना आपको प्रगामी अप्रगामी, अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य में अंतर, प्रगामी और अप्रगामी में अंतर कौन सा, और अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य। तो प्रगामी अप्रगामी स्टेशनरी और प्रोग्रेसिव, और ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड में अंतर है। आयाम क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, और वेवलेंथ क्या होती है, इनमें संबंध बताना है। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ के जाना है। इसके बाद इसको में पढ़ के जाना है सिंपल हार्मोनिक्स मोशन। सेकंड चैप्टर की बात करूँ ऑप्टिक्स वाले में, अपवर्तन परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन। इसके बाद आपको लेंस के फॉर्मूले देख के जाने हैं, और सिंपल दोनों में सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। इसके अलावा और कुछ देख के भी नहीं जाना, ऑप्टिकल फाइबर वाला जरूर देख के जाना है, वो इंपॉर्टेंट है। बात करें थर्ड चैप्टर में से आप पढ़ के जाओगे भी इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, कूलाम का नियम क्या होता है, दोनों में करंट क्या होती है, एसी डीसी में अंतर, ईएमएफ वोल्टेज में अंतर, किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर सेतु, ठीक है। बात करें इस वाले के फोर्थ चैप्टर में फ्लक्स क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, और धारा मापी, ठीक है। बात करें लास्ट चैप्टर में फिफ्थ वाले में, तो फिफ्थ वाले की बात करें तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, चालक, कुचालक, अर्धचालक, तीनों बैंड, कंडक्शन, वैलेंस बैंड और एनर्जी बैंड, पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस, दोनों में से एक मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। दोनों अगर मिलेगा तो 8 नंबर में आएगा। दोनों कैरेक्टरिस्टिक भी देख के जानी है फिर, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा भी ये रेक्टिफायर, जीनर डायोड, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों में से एक मिल जाएगा। जीनर डायोड देख के जाना है, फोटो डायोड देख के जाना है। उसके बाद लेजर के बारे में, लेजर से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है कि पॉपुलेशन इन्वर्स क्या होता है, पंपिंग की मेथड क्या होती है, उद्दीप्त उत्सर्जन क्या होता है, सेल्फ उत्सर्जन क्या होता है, ठीक है। वो सारे पॉइंट आपको देख के जाना है। और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा देख के जाना है, लिखने में आप माहिर। तो इस वाली वीडियो में भाई हम इतना ही करते हैं। हाँ, फिर भी आप में से किसी को डाउट रह जाए भी तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा आपके सारे कमेंट लेने की, ठीक है। तो भी इसी वीडियो में इतना ही करते हैं। आप सभी को थैंक यू भी, आप सभी को थैंक यू भी। तो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। देखो पढ़ना आपको ही है, थोड़ा सा खुद पे विश्वास रखना बस, ठीक है। आपने सब ने अच्छे से मेहनत की, ठीक है। आपके पास आज का दिन है, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना, आपका पेपर अच्छा ही होगा, ठीक है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।